वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग रेशियो। उसमें कल हमने 5th तक सम कर लिए थे। आज देखना, आज मैं आपको क्या न्यू टॉपिक करा रही हूँ। मैं आपको एक सम बताऊंगी, उसके बाद आपने 4-5 सम खुद करने हैं और उसमें कोई डाउट आए, मैं एक सम से आपको सम करने का तरीका बता रही हूँ। उसके बेस पे नेक्स्ट 4 और 5 सम हो जाएंगे आपके। आपने एक एक सम को ट्राई करना है। करना कैसे है, वो बुक के तरीके से नहीं कि उसने डायरेक्ट आंसर लिखे हुए, ऐसे नहीं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे सॉल्व करके बताना है आपने, ठीक है। देखना एक बार ध्यान से बच्चे। एक चीज देखो, आपके पास करंट असेट्स होती है कोई भी। मान लो करंट असेट आपके पास 2 लाख है, करंट लायबिलिटी आपके पास 1 लाख है, तो आपकी करंट रेशियो कितनी आएगी? करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर मैं इसको काटूं तो रेशियो आएगी 2:1। ये स्टेप आप सीख रहे हो अभी तक। अब मुझे बताओ, आपकी रेशियो ये निकली हुई है, करंट असेट है, करंट लायबिलिटी और करंट रेशियो इतनी आ रही है। और आपको पता है बिजनेस में रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ट्रांजेक्शन मतलब कुछ ना कुछ हम ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं। तो अब मुझे बताओ, आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई है इसके बाद, ठीक है। आपको शुरू से पढ़ते आते हो, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 अफेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन्स के 2 अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसके करने के बाद कुछ ट्रांजेक्शन हुई है, मान लो गुड्स परचेज किया है, मान लो ट्रांजेक्शन हुई है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹50,000। बताओ कितने का गुड्स परचेज किया है? 50,000 का गुड्स परचेज किया है, ठीक है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है, तो ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 अफेक्ट। तो हो सकता है ट्रांजेक्शन से हमारी करंट असेट और करंट लायबिलिटी पे फर्क आएगा। तो अगर करंट असेट और करंट लायबिलिटी पे इफेक्ट आएगा तो मेरी रेशियो में क्या हो जाएगा? चेंज। तो बताओ गुड्स परचेज करने के 2 अफेक्ट बताओ। गुड्स परचेज करने से बिजनेस में आएगा क्या? गुड्स। गुड्स मतलब स्टॉक आएगा, माल आएगा, ठीक है। तो माल आएगा तो वो स्टॉक किस में आता है? करंट असेट। तो मेरी करंट असेट बढ़ जाएगी। तो देखना, करंट असेट आफ्टर परचेज। तो बताओ पहले वाली करंट असेट कितनी थी? 2 लाख। हमने कितने का गुड्स परचेज किया? 50। तो बताओ मेरी करंट असेट परचेज करने के बाद कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। मैं आपको कह रही हूँ एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 अफेक्ट, ठीक है। तो आप बताओ गुड्स परचेज करने के 2 अफेक्ट बताओ। एक तो गुड्स आएगा, गुड्स मतलब स्टॉक आएगा तो करंट असेट बढ़ जाएगी, और ऑन क्रेडिट खरीदा है तो साथ में मेरी क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी। और गुड्स परचेज करने से करंट लायबिलिटी ही बढ़ती है, तो करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज। परचेज करने के बाद करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 1 लाख थी पहले। गुड्स परचेज करने से एक तो गुड्स बढ़ा मतलब करंट असेट बढ़ी, और साथ में मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो बताओ आप इस ट्रांजेक्शन से आपकी करंट असेट और करंट लायबिलिटी में चेंज आया, तो आपकी रेशो में भी चेंज आ जाएगा। करंट रेशो आफ्टर परचेज, परचेज मतलब ट्रांजेक्शन के बाद की करंट रेशो 250 150, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूं, क्लियर, ठीक है। वन 1.66:1। तो बताओ पहले रेशो करंट रेशो कितनी थी? 2:1। लेकिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांजेक्शन मतलब कोई, मतलब बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 अफेक्ट। तो इससे मेरी करंट असेट और करंट लायबिलिटीज पे अफेक्ट पड़ा, करंट असेट भी बढ़ी और करंट लायबिलिटी भी बढ़ी, तो जिससे देखो मेरी रेशियो पे चेंज आ गया। तो बताओ यहाँ तक रेशियो कितनी थी? 2:1, और अब रेशियो कितनी हो गई है? 1.6:1। तो 1 तो पीछे सेम, ये 2 से 1.66 हो गया है, तो रेशियो क्या हो गई है? रिड्यूस। रेशियो क्या हो गई है? रिड्यूस। तो आगे वाला टॉपिक यही है आपका कि आपको पहले वाली करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज और करंट रेशियो दी हुई है, फिर आपको कह रहा है कोई ट्रांजेक्शन हुई है, तो पूछेगा आपसे कि बताओ इस ट्रांजेक्शन से आपकी ये रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपसे पूछने वाला है आपसे, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन से हमारी रेशियो से पहले वाली रेशियो पे फर्क पड़ जाता है। रेशियो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, हो सकता है कोई चेंज ना हो, ठीक है। तो निकालो एक बार इलस्ट्रेशन 6।
कल मैंने 5th तक कराए थे। मैं आपको एक एक का अफेक्ट करके बताती हूँ कि आपको करना कैसे है। देखना बच्चे, नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन, हमारी 6th इलस्ट्रेशन है। बिल्कुल ध्यान से आगे बुक खोल के बैठो, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो आप देखोगे बुक में है। करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। आपको करंट रेशियो दी हुई है एक कंपनी की 2:1। करंट असेट और करंट लायबिलिटी नहीं दी, करंट रेशियो दी हुई है 2:1। कह रहा है स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कह रहा है विद रीजन आप बताओ कि नीचे जो ये ट्रांजेक्शन दी हुई है इनसे आपकी ये रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या नो अल्टर मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा द करंट रेशियो। कह रहा है रीजन समेत बताओ कि करंट रेशियो से ये हमारी ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन से हमारी करंट रेशियो इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अफेक्ट, लेकिन ट्रांजेक्शन से मेरी करंट असेट और करंट लायबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास करंट असेट और करंट लायबिलिटी होनी भी तो चाहिए। मेरे पास तो रेशियो है। इस रेशियो का मीनिंग समझते हो कि ये अगर ये करंट असेट है, ये करंट लायबिलिटी है, मतलब ये अगर 1 है तो ये 2 है, मतलब ये अगर 4 लाख है तो ये 8 लाख है, ये 8 लाख है तो ये 16 लाख है, ये 16 लाख है तो ये 32 लाख है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकालनी, हमें इंप्रूव रिड्यूस निकालना है। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, तो ये जो पीछे 1 वाला ना, इसको तो 1 लाख मान लो। लेट करंट लायबिलिटी इज 1 लाख एंड करंट असेट इज 2 लाख, क्योंकि तभी तो रेशियो 2:1 है, ये माना है मैंने। ठीक है, उसने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, रेशियो हमारे पास ये है, आपके पास क्योंकि ट्रांजेक्शन होगी तो मेरी करंट असेट और करंट लायबिलिटी में ऐड और माइनस करने के लिए करंट असेट और करंट लायबिलिटी होनी भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये दी हुई है आपको, रेशियो के बेस पे मैंने ये माना। अब ट्रांजेक्शन पढ़ो, कह रहा है पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, ये इसके बाद करंट लायबिलिटीज की पेमेंट हुई है। ठीक है, अब कितनी पेमेंट हुई है आपके पास क्वेश्चन में नहीं दिया, तो ये भी आप मानोगे, एज्यूम करोगे। लेट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज टू बी पेड, माना कितनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट की गई है, 50,000। ठीक है, करंट लायबिलिटीज की पेमेंट की गई है, 50,000 पेमेंट की गई है। तो बताओ करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने के 2 अफेक्ट बताओ करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो हमारे बिजनेस से जाएगा क्या, कैश। कैश किस में होता है, करंट असेट, तो कैश जाएगा 50, तो करंट असेट कम हो जाएगी। तो करंट असेट आफ्टर पेमेंट, पेमेंट के बाद की करंट असेट, पहले कितनी थी, 2 लाख। इस ट्रांजेक्शन से कैश जाएगा तो 50 कैश गया, तो मेरे पास करंट असेट रह गई 150। दूसरा इफेक्ट बताओ, कैश जाएगा प्लस लायबिलिटी पे कर दोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो करंट लायबिलिटीज की पेमेंट की गई है, तो करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट, तो पहले 1 लाख थी करंट लायबिलिटीज, 50 की पेमेंट हुई, तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज रह गई बच्चे 50,000। ठीक है, करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितनी रह गई है, 50,000 रह गई है। तो अब मुझे बताओ ट्रांजैक्शन के बाद करंट असेट 150 हो गई, करंट लायबिलिटीज 50 रह गई, तो डेफिनेट है ट्रांजैक्शन के बाद करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट, पेमेंट के बाद की करंट रेशियो बताना। करंट असेट है 150, करंट लायबिलिटीज है 50, तो बताओ रेशियो कितनी आ जाएगी, 3:1। बताओ पहले रेशियो कितनी थी, 2:1। तो ट्रांजैक्शन से मेरी करंट असेट और करंट लायबिलिटी पे इफेक्ट आया, तो जिससे मेरी रेशियो कितनी हो गई, 3:1। तो बताओ पहले रेशियो कितनी थी, 2:1, अब कितनी हो गई, 3:1। तो पीछे वाला 1:1 तो सेम है, तो इम्प्रूव हो रही है, तो यहाँ पे लिखोगे इम्प्रूव, रेशियो इम्प्रूव हो रही है मतलब इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो उसने यही बोला है कि बताओ इस ट्रांजेक्शन से आपकी ये रेशियो इम्प्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस टाइम इम्प्रूव आएगा। लेकिन उसने बोला स्टेट गिविंग रीजन, विद रीजन बताओ, तो आप रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में आप बताओगे, देखो ध्यान से सुनो, जो जो करते टाइम अफेक्ट आया,
कि बाय दिस ट्रांजेक्शन करंट असेट इज रिड्यूस, करंट असेट क्या हो गई है, रिड्यूस। इस ट्रांजेक्शन से रीजन में क्या लिखोगे, बाय द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज करंट असेट इज रिड्यूस, करंट असेट क्या हो गई है, रिड्यूस, ठीक है। एंड करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो रिड्यूस, करंट लायबिलिटीज भी क्या हो गई है, रिड्यूस। मतलब इससे जिसपे इन दोनों पे जो इफेक्ट आया वो लाइन लिखनी है रीजन में कि बाय द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज करंट असेट इज रिड्यूस, करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो रिड्यूस, दैट्स व्हाई रेशियो विल बी इम्प्रूव। ये रिड्यूस होने की वजह से तो यहाँ पे आया और हमारी ये रेशियो क्या हो गई है, इम्प्रूव। 3 लाइनों में देना है कि इस ट्रांजेक्शन से हमारी करंट असेट पे ये फर्क पड़ा, करंट लायबिलिटी पे ये इफेक्ट पड़ा, दैट्स व्हाई रेशियो विल बी इम्प्रूव। इसकी वजह से ही रेशियो क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। तो इस तरह से रीजन में ये लाइन लिखनी है आपने, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट हुआ, ये चीज सेम रहेगी। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या परचेज किया है, गुड्स। अब ये नहीं बताया कितने का, तो ये भी आप मानोगे। लेट अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज ₹50,000। मान लो हमने कितने का गुड्स पर, आप कितने का भी मान सकते हो, ठीक है, आप कितने का भी मान लेना, बेशक से आपकी इम्प्रूव आना होगा तो इम्प्रूव ही आएगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, बच्चे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹50,000। बताओ गुड्स परचेज करने के 2 इफेक्ट बताओ। गुड्स परचेज करने से गुड्स आएगा, गुड्स होता है करंट असेट में, तो करंट असेट बढ़ जाएगी। तो करंट असेट आफ्टर परचेज, तो करंट असेट पहले थी 2 लाख और 50 का गुड्स परचेज किया तो 250 हो गई। एंड करंट लायबिलिटीज आफ्टर परचेज, बताओ करंट लायबिलिटीज पहले 1 लाख थी, गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करने से करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी 150। तो करंट रेशियो निकालो परचेज करने के बाद, करंट रेशियो आफ्टर परचेज, करंट रेशियो ये ट्रांजेक्शन से पहले का इफेक्ट है, ये ट्रांजेक्शन के बाद का इफेक्ट है। तो 250 150, वन 1.6:1। तो बताओ पहले रेशियो कितनी थी, 2:1, अब हो गई है 1.66:1। तो रेशियो क्या हो रही है, रिड्यूस। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे रिड्यूस, कि इस ट्रांजेक्शन से रेशियो रिड्यूस हो गई है। अब उसने पूछा था स्टेट गिविंग रीजन, तो रीजन आपने यहाँ पे लिखना है कि बाय दिस ट्रांजेक्शन, बाय परचेजिंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट करंट असेट इज इंक्रीज, करंट असेट इंक्रीज हुई थी, एंड करंट लायबिलिटीज ऑल्सो इंक्रीज, करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई थी, दैट्स वाई रेशियो विल बी रिड्यूस, इसकी वजह से रेशियो रिड्यूस हुई है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट सी पार्ट, देखो ये चीज है, आपको ट्रांजेक्शन से पूछ रहा है, बताओ इस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना, इसके अंदर अमाउंट आपको दी हुई है तो आपको यूज मतलब अज्यूम नहीं करनी। सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट, सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4 lakh, बुक वैल्यू 5,000, बुक वैल्यू ₹5,000। अब सुनना ध्यान से, एवरी जो ये ट्रांजेक्शन दी है ना, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जर्नल एंट्री सीखते थे, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, डबल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है, ऑफिस इक्विपमेंट में क्या आता है, आप सबको पता है, कंप्यूटर, टाइपराइटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। और आपको पता है ये हमारी नॉन करंट असेट होती है, कंप्यूटर, टाइपराइटर, अलमीरा, ये सारी चीज़ें। तो हमने वो बेची है, ठीक है, फॉर ₹4,000। कितने में बेची है, 4। बुक वैल्यू 5। बुक वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में हमारे पास असेट की वैल्यू होती है, उसे बुक वैल्यू कहते हैं, जो हमारी बुक्स में है।
तो हमारे पास इक्विपमेंट थी 5 की, लेकिन हमने उसे बेचा 4 में, ठीक है। तो अब बताओ, मान लो ऑफिस इक्विपमेंट बेची तो हमारे पास से जाएगा क्या, ऑफिस इक्विपमेंट मतलब जो टाइपराइटर था, कंप्यूटर, जो भी, वो जाएगा। तो बताओ वो था कितने का, 5 का, क्योंकि मेरे पास बुक्स में वो 5 का था बुक वैल्यू। तो कंप्यूटर या टाइपराइटर सेल करने से, वही ऑफिस इक्विपमेंट सेल करने से 5000 का ऑफिस इक्विपमेंट गया। लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट मेरी नॉन करंट असेट होती है, तो इसके सेल करने से ये मेरे बिजनेस से जाएगी, तो मेरी करंट लायबिलिटी और करंट असेट पे अफेक्ट नहीं आएगा इसके जाने से, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट मेरी नॉन करंट असेट होती है। गई 5 गई, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे पास बिजनेस में आएगा क्या, कैश। कैश मेरी करंट असेट होती है, तो कैश आएगा 4, क्योंकि बेचा हमने 4 पे। तो इस ट्रांजेक्शन से सिर्फ फर्क पड़ेगा करंट असेट पे, करंट असेट आफ्टर सेल। तो बताओ करंट असेट पहले कितनी थी, 2 लाख, 4 का कैश आया इस ट्रांजेक्शन से, और कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस ट्रांजेक्शन से मेरी लायबिलिटी पे क्या नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 1 की 1 लाख है, क्योंकि 2 इफेक्ट क्या हुए, ऑफिस इक्विपमेंट गया, वो नॉन करंट असेट होती है, जाने से इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आया क्या, कैश। कैश करंट असेट होती है, तो कैश मेरा बढ़ गया इस ट्रांजेक्शन से। तो करंट रेशियो आफ्टर सेल, तो करंट रेशियो 2 लाख 4, और करंट लायबिलिटी अभी भी मेरी 1 लाख है, ठीक है। 2 जीरो या पॉइंट लगा देना, तो 2.04:1। तो पहले रेशियो थी 2:1, अब हो गई 2.04:1, तो इम्प्रूव हो गई है। अब रीजन क्या बताओगे, सेम जो सम करते टाइम जिस जिस चीज पे अफेक्ट पड़ा, कि बाय दिस ट्रांजेक्शन करंट असेट इज इंक्रीज बट देयर इज नो अफेक्ट ऑन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पे क्या नहीं आया, कोई अफेक्ट नहीं आया, इसी वजह से रेशियो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, ठीक है। मतलब इन दोनों पे क्या इफेक्ट आया, रीजन में वो बताना है, और रेशियो पे क्या फर्क पड़ा वो लाइन बोलनी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना क्या है हमारे पास, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000। ये भी आपको ट्रांजेक्शन दी हुई है, तो ये लिखो, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000 कॉस्टिंग ₹10,000। कॉस्टिंग मतलब हमारे पास जो गोडाउन में पड़ा रहता है गुड्स, वो कॉस्ट पे पड़ा रहता है, बेचते हम थोड़े से ज़्यादा में हैं। तो अब मुझे बताओ, सेल गुड्स फॉर ₹11,000, हमने माल कितने में बेचा है, 11, लेकिन गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 10। गुड्स है 10 का, हमने बेचा 11 में है, तो गुड्स सेल करने के 2 अफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 अफेक्ट। मतलब गुड्स सोल्ड करने से बिजनेस से जाएगा क्या, गुड्स जाएगा, कैश आएगा, ऑन क्रेडिट तो लिखा ही नहीं हुआ, तो 2 अफेक्ट होंगे, गुड्स जाएगा, कैश आएगा। तो बताओ करंट असेट्स आफ्टर सेल, हमारे पास करंट असेट पहले थी 2 लाख। अब बताओ गुड्स सोल्ड करने से बिजनेस से जाएगा क्या, गुड्स करंट असेट में ही होता है इन्वेंट्री, तो गुड्स जाएगा 10 वाला, क्योंकि हमारे पास गुड्स कॉस्ट पे पड़ा होता है, लेकिन हमने इसे बेचा 11 में, तो गुड्स गया। अब बिजनेस में आएगा क्या, कैश। बेचा हमने 11 में, तो कैश 11 आएगा, कैश हमारे पास 11,000 आएगा, तो कैश भी करंट असेट होती है। गुड्स गया, कैश आ गया, गुड्स और कैश दोनों करंट असेट होती हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट आया 2,01,000, ठीक है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन से मेरी करंट लायबिलिटीज पे क्या नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं आया, तो करंट रेशियो मेरे पास हो जाएगी 2,01,000, 2 जीरो या पॉइंट लगा देना, 2.01:1। तो पहले रेशियो 2:1 थी, अब 2.0:1, तो रेशियो क्या हो चुकी है, इम्प्रूव, ठीक है। तो रीजन वही बताना, बाय दिस ट्रांजेक्शन करंट असेट इज डिक्रीज बाय 10,000 एंड इंक्रीज बाय 11,000, ओवरऑल इंक्रीज बाय 1,000। ओवरऑल क्योंकि 10 से डिक्रीज हुई, 11 से इंक्रीज हुई, ओवरऑल इंक्रीज हुई सिर्फ 1,000 से, एंड देयर इज नो चेंज ऑन करंट लायबिलिटीज, दैट्स व्हाई रेशियो विल बी इम्प्रूव। क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से आपने ये वाले सम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर, आपने डिविडेंड की पेमेंट की है, मतलब जो डिविडेंड कंपनी की तरफ से ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया था,
आपने उसकी पेमेंट की है। तो आपको पता है डिविडेंड जब डिक्लेयर हो जाता है तो वो हमारी करंट लायबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। और डिविडेंड विद इन 1 ईयर पे हो जाता है, तो डिविडेंड आउटस्टैंडिंग डिविडेंड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये बताया है कितना, नहीं, ठीक है। तो आप ये मान लो लेट डिविडेंड पेड ₹50,000। मान लो कितना डिविडेंड पे किया गया है, 50,000। आप बताओ डिविडेंड पेड, डिविडेंड हमारी करंट लायबिलिटी होती है, विद इन 1 ईयर पे हो जाता है डिक्लेयर होने के बाद। डिक्लेयर होता है तो ये हमारी करंट लायबिलिटी में आ जाता है, तो जो पे करेंगे तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और बिजनेस से कैश चला जाएगा। तो 2 इफेक्ट बताओ कि करंट असेट आफ्टर पेमेंट, करंट असेट आफ्टर पेमेंट। तो करंट असेट पहले 2 लाख की थी, जब पे करोगे बिजनेस से कैश जाएगा तो मेरे पास करंट असेट रह जाएगी 150। करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट, पहले करंट लायबिलिटी 1 लाख थी, करंट लायबिलिटीज के डिविडेंड की पेमेंट हुई है जो करंट लायबिलिटी में ही होता है, तो पे हो गया तो मेरी करंट लायबिलिटी कम रह गई, ठीक है। तो करंट रेशो 150 एंड 50, 3:1। तो पहले रेशो थी 2:1। इस ट्रांजेक्शन से करंट असेट और करंट लायबिलिटी पे चेंज आया, जिससे रेशो में चेंज आ गया। तो रेशो हमारी क्या हो गई है, इम्प्रूव, ठीक है। रीजन लिखोगे फिर यहाँ पे कि बाय दिस ट्रांजेक्शन करंट असेट इज डिक्रीज, करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीज, दैट्स वाई रेशो इज इंक्रीज। करंट असेट डिक्रीज हुई है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, इसकी वजह से रेशो इंक्रीज हो गई है। तो ये मैंने आपको 6th इलस्ट्रेशन कराई। इस तरह से ही ये आगे के 2-3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, आपने सेम एज्यूमिंग दैट, इसमें भी यही कह रहा है कि करंट रेशियो 2:1 है, लेकिन करंट असेट और करंट लायबिलिटी नहीं दी, तो आपने यही एज्यूम करनी है। 2:1 बोल रहा है तो इस पीछे वाले को 1 लाख मान लो, इसको 2 लाख, ये एज्यूम कर लो कि करंट असेट 2 लाख है, ये 1 लाख है। और उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ो और उस ट्रांजेक्शन को यहाँ लिखो, फिर देखो उस ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, उस ट्रांजेक्शन से करंट लायबिलिटी और करंट असेट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। वो अमाउंट भी आपको अपने आप ही माननी है इसके अंदर, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पूछी, इंप्रूव और रिड्यूस पूछा है। तो आप नेक्स्ट को एक एक करना, कहीं पे भी अटको कि आपको इंप्रूव रिड्यूस नहीं पड़ रहा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में, जैसे मैंने अभी 5-6 कराई हैं, 14 है टोटल, तो एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ो, उससे देखो आपकी करंट असेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा और रेशो इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तो आप 7th भी कर पाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है करंट रेशियो 2.5:1 दी हुई है, ठीक है। 2.5:1 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, तो आप इसको मानोगे कैसे। आपको पता है ये करंट असेट है, ये करंट लायबिलिटी, इसको 1 लाख मान लो और इसको 2,50,000, पीछे 1 लाख, इसको 1 लाख मान लो, ठीक है। 1 लाख को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आ जाएगा। तो लेट करंट असेट 250 एंड करंट लायबिलिटी 1 लाख, तभी तो रेशियो 2.5:1 आ रही है। अब फिर कोई इस क्वेश्चन में भी ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, पढ़ो ट्रांजेक्शन्स, उसके अकॉर्डिंग देखो कि करंट असेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है और उससे रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज। सेम इस तरह से कर पाओगे इसको, ठीक है। तो ये वाला इलस्ट्रेशन भी आपने खुद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आती है 9th में आप देखो सेम वही पूछ रहा है, रीजन समेत बताना है कि करंट रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन में आपको कह रहा है करंट रेशियो अगर 1:1 हो तो आपने ये भी 1 लाख और ये भी 1 लाख, तो लेट करंट असेट 1 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज 1 लाख। अब ट्रांजेक्शन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग देखना रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसी क्वेश्चन में आपको दी हुई है करंट रेशियो 0.8:1, तो ये करंट असेट है, ये करंट लायबिलिटी, तो पीछे वाला 1 लाख, तो लेट करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, सो करंट असेट, तो 1 लाख को 0.8 से करोगे तो कितना आएगा 80। तो उसके बाद आगे ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, तो देखना रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये आपका 9th भी हो जाएगा।
उसके बाद देखना यहाँ पे 11th अभी तक तो आपने यहाँ तक ये जितने क्वेश्चंस करोगे 9th तक इसमें सारी करंट रेशो पे चेंज बताना है। उसके बाद एक और देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दी हुई है क्विक रेशो दी हुई है। स्टेट गिविंग रीजन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द क्विक रेशो। और क्विक रेशो आपको दी हुई है बच्चे, यहाँ पे क्विक रेशो दी हुई है 1.4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अलग अलग रेशो दी हुई है, मतलब इस सम को 1.4:1 से भी करना है, फिर 1:1 से भी करना है, 1.75:1 से भी करना है। ठीक है, तो देखना एक बार 1.4:1, ये क्विक असेट है, ये करंट लायबिलिटी है, तो इसको पीछे से शुरू करो मानना। लेट करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, तो 1 लाख को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्विक असेट कितनी हो जाएगी 140, तभी तो 1.4:1 आ रहा होगा। अब ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या पूछ रहा है। चलो आपके पास मैं कोई भी ट्रांजैक्शन ले रही हूं, अब इस पे फर्क देखना। लेट गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 50,000। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 50,000। बताओ क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज करने के 2 इफेक्ट बताओ। गुड्स परचेज करने से बिजनेस में आएगा क्या, गुड्स आएगा। तो गुड्स बताओ क्विक असेट में होता है, आपको पता है क्विक असेट में स्टॉक नहीं होता, तो गुड्स आने का इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इस बार करंट असेट नहीं है, क्विक असेट है, तो क्विक असेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्विक असेट आफ्टर परचेज, क्योंकि गुड्स इसमें लेते ही नहीं है तो ये 140 ही रहेगा, क्योंकि इसमें स्टॉक होता ही नहीं है क्विक असेट में, उल्टा माइनस करते हैं। पहले करंट असेट होती है, करंट असेट में होता है, इसमें नहीं होगा। लेकिन उसके बाद करंट लायबिलिटीज, बताओ गुड्स परचेज करने से क्या होगा, गुड्स परचेज करने से गुड्स आएगा, गुड्स आने से क्विक असेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे बिजनेस से जाएगा क्या, कैश क्विक असेट में होता है, तो ये माइनस करोगे। करंट लायबिलिटीज पे क्या नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट लायबिलिटी उतनी रहेगी। तो अब मुझे बताओ मेरे पास कितना रह गया 90। ठीक है, तो आप नई रेशो निकाल लो, क्विक रेशो आपके पास आ रही है 90 अपॉन में 1 लाख। (0.9:1). ठीक है, तो बताओ पहले थी 1.4:1, अब हो गई 0.9:1, क्योंकि 0 यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0.9:1। तो बताओ रेशो क्या हो गई है, रिड्यूस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ पहले रेशो इतनी थी, ध्यान रखना इस बार क्विक रेशो के बारे में पूछा है, करंट रेशो के बारे नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ध्यान से डालोगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 10th क्वेश्चन है, उसके अंदर क्विक रेशो ही दी हुई है। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन से बताओ हमारी क्विक रेशो पहले 1.4:1 थी, अब 0.9:1 है, तो रेशो रिड्यूस हो रही है। रीजन क्या बताओगे, बाय दिस ट्रांजैक्शन current quick asset is reduced, no effect on current liability, that's why ratio is reduced। ठीक है, तो आपने इसके अंदर सारा पढ़ना। आप जब सम करोगे ना, बेशक से इसी तरह के एडिशनल करोगे, कई बार होता है कि गुड्स परचेज ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस होता है लंबे समय की उधार पर, हमने गुड्स खरीदा है, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब आपको पेमेंट विद इन 1 ईयर नहीं करनी, तो इस टाइम जो लायबिलिटी बढ़ेगी वो नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब है करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और कई बार हम माल बेच रहे हैं लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट पे, मतलब माल गया कैश नहीं आया, तो इस टाइम डेब्टर जो बढ़ेंगे। अगर लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस में कह रहा है तो इसका मतलब आपको डेटर से पैसे विद इन 1 ईयर नहीं मिलेंगे, 1 साल के बाद, तो उस टाइम डेटर नॉन करंट असेट माने जाएंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस कह रहा है तो आपने माल बेचा है, तो डेटर जो बढ़ेंगे वो विद इन 1 ईयर कैश दे देंगे, तब करंट असेट में लेके चलोगे।
ठीक है, तो आज आपने इस तरह के ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको ये सॉल्व करने हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर कम से कम 25, किसी में 15 इस तरह से हैं। तो आप एक एक को ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखो, कोई समझ नहीं आती तो उसकी प्रॉब्लम लाइव क्लास में ले लो। ठीक है।